फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एसएससी CHSL प्रीपोजिशन टॉपिक में लेके आया हूं। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश की क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आया हूं प्रीपोजिशन क्लास। ये क्लास 9th है, मतलब आपको इससे पहले 8 वीडियोस मिल चुकी हैं प्रैक्टिस सेट के अलावा। ठीक है, आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन सब मिल चुका है। प्रीपोजिशन पे मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर चाहते हैं, देखिए पहले ही बता दे रहा हूं, यहीं से प्रश्न आपको ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो स्किप की तो समझ लीजिए कि जितनी 8 क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट थी उतनी वो इंपॉर्टेंट 8 नहीं है जितनी ये जो है क्लास 9th है। तो अगर वीडियो स्किप कर रहे हैं तो आप जानो, मुझे नहीं मतलब है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि सर मेरा तो नहीं हुआ। नहीं होगा भाई, जब आप पूरा नहीं देखोगे तो नहीं होगा, पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं यहां पे कि यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। इन और विधिन का प्रयोग कहां करते हैं, इन और विधिन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इन का जो अर्थ होता है वो अंत होने पर होता है। क्या होता है? अंत होने पर। और विधिन का अर्थ क्या होता है? अंत होने से पूर्व होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं भैया एक 10,000 रुपये मुझे दे दो। ठीक है, 10,000 रुपये दे दो। कब दे देंगे? तो आज कौन सी डेट है? पता चला कि आज भाई जो है 2 मई है। हमने कहा कि भाई आपको 10 मई तक मैं क्या करूंगा, पैसे वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो देखो अंत होने पे मतलब 10 तारीख के बाद ही जब मैं दूं, अंत होने पर 10 बोला 10 ही को दूं या 10 के बाद दूं तो आप इनका प्रयोग करोगे। लेकिन हमने क्या, अंत होने से पूर्व 10 तारीख मैंने टाइम लिया है बट मैंने 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को ही दे दिया, तो फिर कहा जाता है भैया विधिन में दे दूंगा। है तो मैक्सिमम 10 लेकिन मैं उसके अंदर ही दे दूंगा, मतलब अंत होने से पूर्व, मतलब अर्थात अंदर होता है। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल है, यू कैन रीड दिस बुक इन 8 days। आप इसे 8 दिन में पढ़ सकते हो। आई शैल डू दिस वर्क विदिन अ मंथ। अब विदिन अ मंथ का मतलब क्या हो गया? 1 महीने के भीतर, मतलब मैक्सिमम 1 महीने लिया गया है लेकिन 1 महीने के भीतर कर लूंगा। हो सकता है 24 दिन में कर लूं, हो सकता है 25 दिन में करूं, हो सकता है 28 दिन में करूं, हो सकता है 29 दिन में करूं, हो सकता है 20 दिन में हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन और विदिन का प्रयोग कहां करते हैं? नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का क्या होता है। तो भैया मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दोनों का प्रयोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु के निर्माण के संबंध में होता है, परंतु इनके प्रयोग में जो अंतर है वो क्या है? निर्माण के समय जब वस्तु के आकार में तो परिवर्तन हो, परंतु ये नहीं होना चाहिए, परंतु रूप में परिवर्तन ना हो। अर्थात जब भौतिक परिवर्तन हो तो क्या होता है? तो आप मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या कहा गया? परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो, परंतु रूप में परिवर्तन ना हो। मतलब रूप में परिवर्तन ना हो लेकिन आकार में परिवर्तन हो, यही तो लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब देखो भैया एक टू प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हमने किस रूप में, किस आकार में चेंज कर दिया? तो भैया उसको हमने कर दिया मोबाइल के आकार में। लेकिन क्या उसका रूप चेंज हो गया? है तो वो प्लास्टिक ही ना, प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा, रूप उसका वही है, आकार बदल गया है। उसका हो सकता है आकार इतने बड़े का था, उसको एक साइज में ढाल दिया गया, एक मोबाइल के आकार में ढाल दिया गया। तो समझ में आया? जब आकार में परिवर्तन हो, रूप में परिवर्तन ना हो, तब दोस्तों हम क्या प्रयोग करते हैं? मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे आप देख लीजिए, परंतु जब निर्माण में वस्तु के आकार और रूप दोनों में परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है? तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं कि दोनों में, आकार में भी परिवर्तन हो जाए और क्या हो? रूप में भी परिवर्तन हो जाए, तो मेड फ्रॉम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड माने होता है दही, कर्ड माने क्या होता है? दही। अब भैया जब दही बना तो मिल्क से बना है। किससे बना है? मिल्क से। लेकिन मिल्क का आकार भी चेंज हो गया और उसका रूप भी चेंज। अब वो दूध दूध नहीं रह गया, हाँ प्लास्टिक प्लास्टिक ही रह गया था। जो मोबाइल प्लास्टिक से बनी वो है तो प्लास्टिक ही ना, आकार में परिवर्तन हुआ, रूप में नहीं हुआ था। जबकि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क में क्या है? दूध जो है उसका आकार भी परिवर्तित हो गया और रूप भी परिवर्तित हो गया। तो जब सिर्फ आकार में परिवर्तन हो, रूप में परिवर्तन ना हो, कहने का मतलब है भौतिक परिवर्तन जब हो तो मेड ऑफ का प्रयोग दोस्तों करते हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन हो, अर्थात आकार में भी परिवर्तन हो, रूप में भी परिवर्तन हो, तो मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
फार और सिंस का प्रयोग कब करते हैं भाई? तो फार का प्रयोग समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम को, तथा सिंस का प्रयोग निश्चित समय को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में फार ड्यूरेशन बताता है, जबकि सिंस स्टार्टिंग टाइम बताता है। देखिए, जब भी सिंस की बात होगी तो आप ये ध्यान रखें कि स्टार्टिंग टाइम कहा जाएगा। क्या किया जाएगा? ये स्टार्टिंग टाइम बताता है, जबकि ये क्या बताता है? ये ड्यूरेशन बताता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। अब अवधि क्या होता है भाई, समझा देते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको, देखिए मैं हिंदी में लिख के समझा रहा हूं, मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो भैया 8 बजे से पढ़ा रहा हूं मैं, आपको क्या पता चल रहा है कि पढ़ाई करने का जो मैं पढ़ा रहा हूं वो स्टार्टिंग टाइम क्या है पढ़ाने की मेरी, भैया 8 बजे है। तो स्टार्टिंग टाइम पता चल गया, किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा भैया, फार का प्रयोग कब करते हैं? मैंने आपसे एक सेंटेंस में कह दिया, सपोज इसको तो मैं क्लीन कर देता हूं। अब कह दिया जाए मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता चल रहा है, लेकिन हां आपको टोटल समय पता चल रहा है, ड्यूरेशन पता चल रहा है, अवधि पता चल रही है। तो जब अवधि पता हो तो फार का प्रयोग, और जब स्टार्टिंग टाइम पता हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। जैसे एग्जांपल, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 डेज, भैया 4 दिन से। तो ये 4 दिन क्या है? ये ड्यूरेशन है, ये अवधि बताया जा रहा है। और एक एग्जांपल है कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, भैया स्टार्टिंग टाइम पता चल गया कि फीवर आने का जो समय है वो कब से है? मॉर्निंग है। तो मॉर्निंग हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्टार्टिंग टाइम। समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस। ऑफ और ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? तो भैया ऑफ जो होता है यह संबंध स्थापित करने का भाव होता है, तथा ऑफ ओ डबल एफ दूर हटने का मतलब अलगाव व्यक्त करता है। जैसे ही इज ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली, फैमिली का क्या है? वो सदस्य है, तो ये संबंध स्थापित करने का भाव होता है। जबकि ऑफ ओ डबल एफ ये अलगाव करता है। जैसे ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, वो क्या है? ऑफ ड्यूटी है, मतलब इस ड्यूटी पे नहीं है। ही फेल ऑफ द ट्री, देखिए ट्री से क्या किया गया? गिर गया है। तो ट्री से, पेड़ से अलगाव ही तो दिखाया गया। तो जो अलगाव का मतलब होता है अलग होना, अलग अलग हो जाना। तो जो वह है वो ट्री से क्या हो गया? गिर पड़ा, भैया ट्री से उसका संबंध अलग हो गया। तो ओ डबल एफ आपने यूज किया। ही इज ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ये संबंध स्थापित करता है, जबकि ओ डबल एफ ये अलगाव प्रकट करता है। बात समझ में आया? चलिए एक और यहां पे पॉइंट नीचे दिया गया है, किसी बीमारी से मरने के संबंध में बीमारी का नाम दिए रहने पर आपका प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर बीमारी के संबंध में कोई बीमारी है और उस बीमारी से कोई व्यक्ति मर गया है और वो बीमारी का नाम भी दिया गया है, ऐसे कंडीशन पे दोस्तों हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर। अब देखिए कैंसर यहां पे क्या दिया गया? ये दे दिया गया है, नाम दिया गया, बीमारी का नाम दिया गया है। तो जब बीमारी का नाम दिया जाए फिर मरा हो तो डाइड ऑफ होगा। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा, जब बीमारी का नाम दिया जाए। लेकिन अन्य दूसरे कारणों से मरने के संबंध में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, मतलब भूखमरी से मर। भैया भूखमरी कोई बीमारी थोड़ी ना है, जब कोई स्टार्वेशन, भूखमरी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, कैंसर एक बीमारी है, कैंसर एक बीमारी है, टाइफाइड एक बीमारी है, मलेरिया एक बीमारी का नाम है, लेकिन भूखमरी कोई बीमारी दोस्तों नहीं है। इसलिए यहां पे डाइड फ्रॉम किया गया है, ऑफ का प्रयोग दोस्तों नहीं किया गया है। बात समझ में आई? अब आगे देख लेते हैं बिटवीन और एमंग का प्रयोग। बिटवीन और एमंग, तो भैया बिटवीन का प्रयोग 2 के मध्य होता है और एमंग का प्रयोग 2 से अधिक के मध्य होता है। जैसे मैं एक सेब लेके आया, मैंने कहा कि भैया डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम। तो देखो यहां पे राम और श्याम 2 ही कैंडिडेट है ना, तो जो बांटने की बात की जा रही है कितने लोगों के बीच में? 2 के बीच में, 2 के मध्य की बात है, तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। डिवाइड दिस ऑरेंज बिटवीन नैना एंड शिवम, ठीक है, या डिवाइड दिस ऑरेंज बिटवीन हिम एंड मी। अब देखिए हिम एंड मी 2 ही तो है, नैना एंड शिवम 2 ही तो कैंडिडेट है, तो ऐसा संभव है। लेकिन अगर 2 से अधिक के बीच की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट देखिए, बिटवीन के बाद प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं और वे प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। चलिए तो समझ में आ गया। और 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में जब हो तो एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे डिवाइड दिस ऑरेंज एमंग दीज 5 बॉयज। अब देखिए 5 बॉय की बात होने लगी, 5 लड़कों की बात हो रही है, मतलब 2 से अधिक के बीच की बात हो रही है। किसका प्रयोग हुआ? एमंग का दोस्तों प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ गया? बिटवीन 2 के मध्य, एमंग 2 से अधिक के मध्य की बात होती है। आगे देख लेते हैं परंतु।
यदि एमंग के बाद किसी ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का पहला लेटर कोई वॉवेल हो तो एमंग का प्रयोग करना गलत होगा। ऐसी स्थिति में एमंग की जगह एमंग्स्ड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एमंग अगर हम प्रयोग कर रहे हैं और एमंग के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आया है और उसका पहला लेटर वॉवेल है, ठीक है, तो एमंग की जगह पे हम एमंग्स्ड की प्रयोग करते हैं। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस बार परीक्षा को फोड़ना है तो खुद को तोड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन, ओवर और एबव का प्रयोग क्या होता है भाई? ऑन, ओवर और एबव। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को स्पर्श करे, क्या करे? जब टच करे तो क्या होता है? ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही पुट द पेन ऑन द चेयर। अब देखो, जो पेन है वो चेयर को छू गई कि नहीं छू गई? हाथ छुआ है, तो जब छू गया है तो भैया ऑन का प्रयोग होगा। जब दोनों चीजें एक दूसरे से टच कर जाए, जैसे मैंने क्या कहा गया है? ही पुट द पेन ऑन द चेयर, मतलब चेयर पर रखा हुआ है, तो पेन और चेयर का क्या है? एक दूसरे से टच कर रहे हैं। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करे, स्पर्श करे, छू ले, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को स्पर्श तो ना करे किंतु लंबवत अवस्था का बोध कराए तो ओवर का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु क्या हो? सिर के ऊपर, जैसे द सन शाइन्स ओवर अस, द सन शाइन्स ओवर अस, सूरज जो है हमारे ऊपर चमकता है। अब एक बात बताइए, क्या सूरज हमारे ऊपर चमकता है तो क्या सूरज का और हमारी खोपड़िया का एक दूसरे को टच कर रहा है? बताइए, आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या टच कर रहा है? हाँ, पेन चेयर पे तो टच हो रहा था, लेकिन सूरज का हमारे खोपड़िया से क्या है? टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन पे क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। सर के ऊपर तो है, टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, ओवर होगा। बात समझ में आया? और आगे देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। अब देखिए, रिवर की, नदी के ऊपर एक ब्रिज है, एक पुल बना हुआ है। ब्रिज माने पुल। अभी बताइए, तो क्या नदी का और वो पुल जो ऊपर बना हुआ है क्या टच हो रहा है? नहीं टच हो रहा है, तो ओवर का प्रयोग कर दिया गया, ऑन का प्रयोग दोस्तों नहीं हुआ है। और जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को ना तो स्पर्श करे, ना तो लंबवत अवस्था का बोध कराए, केवल ऊपर छितराई हुई अवस्था में हो, तो हम एबव का प्रयोग दोस्तों करते हैं। तब किसका प्रयोग करते हैं? हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लाउड्स आर हॉवरिंग एबव आवर हेड। अब देखिए, क्लाउड्स आर हॉवरिंग एबव आवर हेड, मतलब क्लाउड्स जो हैं वो छितराए हुए हैं। हॉवरिंग का मतलब छितराए हुए हैं एबव आवर हेड, अपने सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर। क्या? तो देखिए, लंबवत अवस्था में भी नहीं है, लंबवत अवस्था में भी नहीं है, टच भी नहीं हो रहा है, और केवल छितराई हुई अवस्था में। तो जब छितराई हुई अवस्था में हो तो एबव का प्रयोग होता है। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में ये चीजें आपको आ गई होंगी। आगे देखते हैं, बाई विध का प्रयोग। जब किसी कार्य को किसी सजीव के द्वारा किया जाता है तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, बाई और विद ये दो अलग अलग शब्द हैं। क्या हो? जब किसी कार्य को किसी सजीव के द्वारा होता है तो बाई। जैसे द डियर वॉज किल्ड बाई द लायन। भैया, लायन क्या है? डियर का मतलब हिरन। हिरन जो है शेर के द्वारा मारा गया, हिरन शेर के द्वारा मारा गया। तो भैया, जो मारा गया किसने मारा है? लायन ने मारा है। तो इसको सजीव आदमी ने किया। आदमी नहीं है, जानवर है यार, ठीक है, लेकिन है तो सजीव। लायन जो है, शेर जो है, सजीव है। तो जब सजीव के द्वारा कोई कार्य हो तो बाई का प्रयोग करते हैं। परंतु जब किसी निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाए तो हम विध का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप सोचोगे, भैया निर्जीव कहां कोई काम करेगा? करेगा भाई। आई रोट दिस लेटर विद अ पेन। मैंने इस पत्र को लिखा। कैसे लिखा? विद अ पेन। इस पेन की सहायता से, किसी पेन की सहायता से लिखा। तो पेन तो निर्जीव है, लेकिन काम तो पेन के द्वारा हुआ। ऐसे कंडीशन पे किसका प्रयोग होगा? विद का होगा। समझ में आया? बाई का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य हो सजीव के द्वारा हो, लिविंग क्रिएचर के साथ, लिविंग क्रिएचर के द्वारा हो। और जब कोई कार्य निर्जीव मतलब नॉन लिविंग चीज के साथ हो, कोई वस्तु कोई काम करे, तो उसको हम क्या करते हैं? तब वहां पे दोस्तों विध का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देख देते हैं, सिंस फ्रॉम का प्रयोग। सिंस और फ्रॉम का प्रयोग, सिंस फ्रॉम दोनों का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, परंतु इनके अर्थ में, इनके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, सिंस का प्रयोग पास्ट टाइम का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे मोहन हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। देखिए, पास्ट है तो यहां पे हैड होना चाहिए। ठीक है, मोहन हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, ये पास्ट को दिखाता है। कौन? सिंस।
ठीक है। और फ्रॉम क्या होगा, तो भैया परंतु फ्रॉम का प्रयोग दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का भाव व्यक्त करता है। जैसे राहुल वॉज अपसेंट फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। अब देखिए दो चीजों के बीच, पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का भाव व्यक्त करता है, मतलब एक समय ये है, एक समय ये है, और क्या कहा जा रहा है कि यहां से ट्यूसडे से सैटरडे तक वो अनुपस्थित था। ऐसे कंडीशन पे हम दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं फार और ड्यूरिंग का प्रयोग क्या होता है। तो फार और ड्यूरिंग दोनों ही प्रीपोजिशन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है? फार का प्रयोग सामान्यतः अवधि के लिए या अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और ड्यूरिंग जो होता है, ड्यूरिंग का प्रयोग दौरान के अर्थ या निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये क्या है? ये एक अनिश्चित समय, कौन से 2 घंटे, कुछ नहीं पता चल रहा है। बट जब यही चीज निश्चित पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाए, जैसे आई शैल गो टू माई विलेज ड्यूरिंग पूजा वेकेशन, मतलब पूजा की छुट्टियों में मैं अपने गांव गया, उस दौरान गया। तो भैया पूजा की छुट्टियां एक फिक्सेशन है, लेकिन 2 दिन 4 घंटे, 2 4 दिन 5 दिन, ठीक है, ये फिक्सेशन नहीं है। पूजा की छुट्टियां जो है, नवरात्रि की छुट्टी होगी, दीपावली की छुट्टी होगी, दशहरे की छुट्टी होगी, एक फिक्स्ड है। तो जब फिक्स्ड हो तो ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, और जब फिक्स्ड ना हो तो क्या करते हैं, तब हम फार का प्रयोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपने यहां पे देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग अभी ऊपर बता चुका हूं, फिर भी इस बार को फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं। दोनों का प्रयोग 2 से अधिक के मध्य में संदर्भ में किया जाता है। देखिए एमंग का प्रयोग भी 2 से अधिक के मध्य की बीच होगा, और एमंगस्ट का प्रयोग भी 2 से अधिक के मध्य की बीच ही होता है, जबकि बिटवीन 2 के लिए होता है। लेकिन फिलहाल यहां पे शब्द जो है वो एमंग और एमंगस्ट के बीच में समझना है हमें। तो एमंग भी 2 से अधिक के मध्य, एमंगस्ट भी 2 से अधिक के मध्य होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दोनों का प्रयोग 2 से अधिक के मध्य के संदर्भ में किया जाता है। यदि उनके बाद वाक्य में दी आता है तो किसी एमंग या एमंगस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके बाद वॉवेल से प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ एमंगस्ट का, तथा कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं, जैसे दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज एमंग की एमंगस्ट द बॉयज, क्या होगा आप बताइए, क्या होने वाला है यहां पे? दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज एमंग की एमंगस्ट, दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दी लग गया है। बात समझ में आया? लेकिन आगे देखते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज एमंगस्ट अस, क्यों भैया ऐसा क्यों होगा? एमंगस्ट क्यों हुआ? एमंगस्ट अस इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे यू वॉवेल आया है, ठीक है। दे ये यहां से होना चाहिए, दे यहां पे नहीं होना चाहिए, दे यहां पे दोस्तों होना चाहिए। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज एमंग देम, अब देखिए टी से कॉन्सोनेंट से हुआ तो एमंग हुआ। बात समझ में आ गई? देखिए जब वॉवेल से पहले हो तो एमंगस्ट, कॉन्सोनेंट से पहले हो तो एमंग, दी लग जाए तो चाहे एमंग लगाओ यहू सही है, एमंगस्ट लगाओ यहू सही है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रयोग है आन और आन टू का अंतर। क्या होता है भाई? आन का प्रयोग स्थिरता और गतिशीलता दोनों हेतु किया जा सकता है। जैसे देयर इज ए कॉर्पेट ऑन द फ्लोर, एक कॉर्पेट है कहां पे? फ्लोर पे। तो देखिए स्थिरता है ना, और स्थिरता के लिए भी आन का प्रयोग होता है और गतिशीलता के लिए भी होता है। जैसे द कप इज ऑन द टेबल, ही इज सिटिंग ऑन हिज चेयर, ये दोनों के लिए होता है, स्थिरता के लिए होता है और गतिशीलता, दोनों के अर्थ में आन का प्रयोग होता है। जबकि जो आन टू का प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से गतिशीलता के लिए ही इसका प्रयोग होता है, और जब लेवल चेंज होता है हेतु तब होता है जब लेवल चेंज हो। जैसे पीपुल क्लाइंब ऑन टू देयर रूफ्स, ठीक है, ऑन टू देयर रूफ्स, तो क्या है भैया ये स्थिरता है? नहीं, स्थिरता नहीं, गतिशीलता दिखाया जा रहा है, मूवमेंट है, मूवमेंट है। क्यों है? क्योंकि भैया पीपुल चढ़ रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, तो गतिशीलता ही तो दिखाई जा रही है, और जब गतिशीलता हो तो आन टू का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि आन का प्रयोग दोनों के लिए हो सकता है। आन टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गतिशीलता दिखाने के लिए दोस्तों होता है। इसके आगे है बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। देखिए बिसाइड का अर्थ जो होता है, बिसाइड, देखिए बहुत अंतर नहीं है, एस का अंतर है। बिसाइड का प्रयोग निकट में, पास में, नजदीक में, बगल में के लिए होता है, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में होता है, इन एडिशन टू के अर्थ में होता है। देखिए बिसाइड्स का प्रयोग उस समय होता है जब एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का भी प्रयोग किया जाए। जब अतिरिक्त भी का भाव हो तो भैया आप क्या करते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे भी देखिए, मैं कम एंड सिट, कम एंड सिट बिसाइड मी,
कम एंड सिट बिसाइड मी। अभी बताओ भैया, आओ और मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो, तो किसका प्रयोग किया गया? बिसाइड का प्रयोग किया गया। क्यों हुआ? क्योंकि नजदीक में, बगल में, पास में की बात हो रही है। लेकिन अभी एक सेंटेंस में बिसाइड्स का भी ले रहा हूं, जैसे आई एट राइस बिसाइड्स फ्रूट्स, बिसाइड्स फ्रूट्स। अब देखो, मैंने खाया, मैंने चावल खाया, बिसाइड्स फ्रूट्स मतलब फल के अतिरिक्त, फल के अतिरिक्त मैंने चावल भी खाए, फल के अतिरिक्त मैंने चावल भी खाए। आई एट राइस बिसाइड्स, अब बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स भी यहां पे जान लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, एस्टरडे, टुमारो, दिस, दैट, इवनिंग, सॉरी एवरी, ईटीसी। यदि किसी नाउन के पूर्व आते हैं तो इनके साथ एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, एस्टरडे, टुमारो, दिस, दैट और एवरी के बाद यदि किसी नाउन के पूर्व आते, ये अगर सब वर्ड आ जाए नाउन से पहले आ जाए, तो इनके साथ एट, इन या आन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे शिवम विल कम लखनऊ इन नेक्स्ट मंथ, नहीं होगा। वी सा हर ऑन लास्ट मंडे, नहीं होगा, क्योंकि मंडे नाउन है और उससे पहले क्या आया है? लास्ट। तो नाउन, तो इनका प्रयोग होगा ऑन या एट या इनका प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं। उपरोक्त वाक्यों में यदि प्रीपोजिशन जो ब्रैकेट्स में है लगाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उनका प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद जस्ट बाद नाउन आया है और नाउन से पहले लास्ट है, टुमारो है, एस्टरडे है, एवरी है, ये सभी शब्द आ जाए तो फिर ऑन, इट, इन या एट का प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। यदि होम के पहले कम, गो, सेंड, अराइव, गेट, ब्रिंग, टेक आए तो होम के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे वाक्यों में होम जो होता है वह एडवर्ब होता है। जैसे सी कम्स होम एट 3 AM, सी कम्स होम एट 3 AM। तो देखिए कम आ गया ना, और यहां पे क्या गया? होम के पहले अगर कम, गो, सेंड, अराइव, गेट, ब्रिंग, टेक आए तो होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए क्या होगा? यहां पे देखिए लिखा है सी कम्स एट होम नहीं होगा, इन नहीं होगा, टू नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सी कम्स फ्रॉम टू नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए पढ़ लीजिए, यदि होम के पहले कम आ जाए, देखिए कम आया हुआ, या गो, सेंड, अराइव, गेट, ब्रिंग, टेक आए तो होम के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। मतलब यहां पे किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग आप दोस्तों नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसे वाक्यों में होम एडवर्ब होता है। जैसे वी गो होम, अब देखिए गो आया है, अब यहां पे वी गो टू होम, हम बहुत सारे सेंटेंस में क्या लिख देते हैं? वी गो टू होम। वो ग्रामेटिकली गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी होम वर्ड से पहले कम, गो, सेंड, अराइव, गेट या टेक, ब्रिंग ये सब शब्द आ जाए तो होम के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। परंतु कुछ है, अपवाद भी है भाई। यदि होम के पहले पॉजेसिव नाउन या प्रोनाउन माई, योर, हिज, हर, देयर, राम, अंकल्स रहे तो हम होम के पहले टू का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर पॉजेसिव केस आ जाए ऐसे कंडीशन पे दोस्तों हम क्या करते हैं? तो कर देते हैं। जैसे सी गोज टू हर, अब हर क्या है हमारा? हर क्या है भैया? ये प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन आ जाए तो गोज टू हर होम। अब सही है, होम तो आया लेकिन होम से पहले हर आ गया, डायरेक्ट नहीं होता। अगर ये लिख दिया जाता कि सी गोज टू होम, अब गलत है ये, अब ये सेंटेंस गलत। हाँ, हर होम जोड़ दिया गया, अब यह सेंटेंस आपका सही है। बात समझ में आया? बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि होम का अर्थ उस स्थान से हो जहां कोई व्यक्ति रहता है अथवा काम करता है तो होम के पहले एट का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, होम का अर्थ उस स्थान से हो जहां कोई व्यक्ति रहता है अथवा काम करता है तो होम के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माय ब्रदर इज एट होम। अब देखिए यहां पे रहने की बात हो रही है तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहां पे एट का प्रयोग होम के पहले कर दिए। होम का अगर उस स्थान से हो जहां हम क्या करते हो, जहां कोई व्यक्ति रहता हो अथवा काम करता हो तो हम होम के पहले एट का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आए तक शब्द के लिए बाई का प्रयोग होता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे हम कह दिया जाए कि वह सोमवार तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, वह सोमवार तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। इसका सेंटेंस बन जाएगा वह सोमवार तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो इसका आप लोग बनाएंगे ही विल हैव रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली, वो सोमवार तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो ही विल हैव रीच्ड दिल्ली कब? बाई मंडे, सोमवार तक। तो तक शब्द के लिए आपने क्या प्रयोग किया? बाई का प्रयोग करते हैं, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो जैसे सुधा कल तक यहां आ चुकी होगी, सुधा विल हैव कम हियर बाई टुमारो। देख रहे हैं, तक आया क्योंकि चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और जब फ्यूचर परफेक्ट में तक शब्द आए तो तक की अंग्रेजी बाई दोस्तों लिखा जाता है। प्रीपोजिशन के बाद सामान्यतः ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही रिलाइज ऑन मी, सी डज नॉट डिपेंड अपॉन देम। देखिए अपॉन के बाद क्या आ रहा है? ये ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस समझते होंगे ना, जैसे ही आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव, इट का इट ही होता है, यू का यू ही होता है, और आई का मी होता है, वी का क्या होता है? वी का अस होता है। तो ये सब, दे का क्या होता है? दे का देम होता है। तो आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला शब्द प्रयोग किया करेंगे प्रीपोजिशन के बाद। आगे है पॉइंट, जब कोई किसी बीमारी, डिजीजेस मतलब इलनेस से मरता है तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, परंतु जब वह किसी अन्य कारण या कोई दूसरे काम करने से मरता है तो डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये मैं ऊपर बता चुका हूं। देखिए जब आपका बीमारी दे दी जाए तो डाइड ऑफ, जैसे मलेरिया बीमारी नाम है, डाइड ऑफ, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड, अब देखिए ब्लड की कमी, तो ब्लड की कमी कोई बीमारी दोस्तों नहीं है भाई। आपका एक्सीडेंट हुआ, ब्लड बह गया, तो ये बीमारी थोड़ी ना है, ये तो अचानक में कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, एक ऐसा जो है कोई इवेंट हो गया कि जो आप क्या कर सकते हैं भैया, चलो भाई मर तो गया, लेकिन बीमारी से थोड़ी ना मरा है। हम एक चाकू ले लें और अपने आप को काट ले यहां से, और उसके बाद खून बहते बहते मैं मर जाऊं, तो क्या होगा? वो बीमारी थोड़ी ना है। तो जब बीमारी का नाम दिया हो तो डाइड ऑफ, और जब बीमारी का नाम ना हो तो डाइड फ्रॉम। बात समझ में आई? डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम में यही दोस्तों अंतर है। आगे देख लेते हैं टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो आने वाला कल, एस्टरडे बीता हुआ कल, टुडे माने आज, एस्टरडे इवनिंग, आफ्टरनून, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। अभी के गो के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ही रीच्ड लखनऊ एस्टरडे, ही रीच्ड, इन सब के बाद एट ऑन इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ही रीच्ड लखनऊ एस्टरडे, तो भैया इसके बाद क्या होगा? कोई भी प्रीपोजिशन नहीं। आई एम लिविंग बहराइच टुडे, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि टुमारो, टुडे, एस्टरडे, इवनिंग, आफ्टरनून, टुमारो, अभी के गो के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का प्रीपोजिशन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आपने अगर अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को शुरू से लगाइए, बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाला है। बाद में मत सोचिएगा कि काश पढ़ लिए होते, क्योंकि अभी समय है और सही समय है। जग जाओ मेरे दोस्त, जग जाओ, और अगर जग गए आज, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।